आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। आप सभी जानते हैं कि हम लोग डीपली स्टडी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो में MCQ भी अपलोड किया जा रहा है, उसको भी देख और समझ सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ ऋग्वेद है। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति की संपूर्ण जानकारी कौन प्रदान करता है? ऋग्वेद ग्रंथ। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, उषा, घोष, पुरुष आदि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्राकृतिक शक्तियों को दैवीय शक्ति मानकर उनकी स्तुति की गई है। आर्यों का राजनीतिक जीवन। भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसने के उपरांत आर्यों को 2 प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। 2 प्रकार के संघर्ष कौन कौन थे? आर्यों के विभिन्न कबीलों से संघर्ष, अन्य आर्यों से युद्ध। यहाँ पर आगमन के समय आर्य निम्नलिखित कबीलों में विभक्त थे। किस किस कबीले में आर्य विभक्त थे? भरत ब्रह्मावर्त क्षेत्र में थे, मत्स्य भरतपुर में थे, अनुज तथा द्रुह पंजाब में, तुर्वसु दक्षिण पूर्व में, यद्दु पश्चिम में, पुरु सरस्वती नदी के आसपास। कबीलों में आपसी संघर्ष अधिक भूमि, पशुओं एवं चरगाहों के लिए होता था। ऋग्वेद में युद्ध के अर्थ में गविष्ट, गोसु, गध एवं गम शब्दों का प्रयोग हुआ। एक बार और इसको रिपीट करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में युद्ध के अर्थ में क्या क्या इस्तेमाल होता था? आपको गविष्ट, गोसु, गध एवं गम शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में कबीले के अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द विष है। ऋग्वेद में कबीलों के अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द विष है, जिसका 170 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में कबीलाई युद्ध में प्रमुख युद्ध 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कबीलाई युद्धों में प्रमुख युद्ध 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित तथ्यों के अनुसार 10 राग युद्ध में लगभग 30,000 राजाओं ने भाग लिया। 10 राग युद्ध में कितने राजा भाग लिए थे? 30,000 राजाओं ने भाग लिए थे। ये कहाँ वर्णित है? ऋग्वेद में। 10 राग युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास के नेतृत्व में परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। 10 राग युद्ध किसके नेतृत्व में था? आपका राजा सुदास के नेतृत्व में। और कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर। और इससे कबीले कौन से रिलेटेड है? भरत कबीले। इस युद्ध में सुदास द्वारा अपमानित करने पर विश्वामित्र ने पंचजन अणु, द्रुह, यद्दु, तुवर्सु और पुरु के साथ अन्य लोगों को संगठित कर यह युद्ध किया था। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। 10 राग युद्ध में सुदास द्वारा अपमानित करने पर विश्वामित्र ने
10 राग युद्ध में सुदास द्वारा किसने अपमानित हुआ था? विश्वामित्र ने। अपमानित होने के बाद पंचजन यानी कि अणु, द्रुह, यदु, तुवर्सु और पुरु के साथ अन्य लोगों को संगठित कर यह युद्ध किया था। 10 राग युद्ध में सुदास की विजय हुई। 10 राग युद्ध में किसकी विजय हुई? सुदास के। किसके साथ लड़ा गया था? आपका विश्वामित्र जो पंचजन बनाया था उसके साथ लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में जन से तात्पर्य है कबीला। ऋग्वैदिक काल में जन से क्या तात्पर्य है? कबीला, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक मिलता है। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए पड़ी, दास, दस्यु के नाम का उल्लेख किया गया है। जो आर्य नहीं थे यानी कि अनार्य, ऋग्वेद में उसके दूसरे रूप में क्या प्रयुक्त किया गया है? आपका पड़ी, दास, दस्यु के नाम से उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अनार्यों की निम्नलिखित जातियां का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में अनार्यों की निम्न जातियों का उल्लेख हुआ है। अज, यक्ष, कीकट, पिशाच और शिशु। ऋग्वेद में अनार्यों के निम्न जातियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें अज, यक्ष, कीकट, पिशाच, शिशु। पड़ी आर्यों को अपमानित कर उनके पशु मवेशी चुरा लेते थे। पड़ी क्या करते थे? पड़ी आर्यों को अपमानित कर उनके पशु मवेशी चुरा लेते थे, जिसके कारण आर्यों को पड़ियों से संघर्ष करना पड़ता था। पड़ी दास दस्यु को भारत का मूल निवासी ही माना गया है। पड़ी दास दस्यु को भारत का मूल निवासी ही माना गया है। आर्यों का राजनीतिक संगठन। आर्यों में रक्त संबंध के आधार पर कुटुंब, कुल या परिवार संगठित होते थे। आर्यों में रक्त संबंध के आधार पर कुटुंब, कुल या परिवार संगठित होते थे। आर्यों में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुटुंब होता था। आर्यों में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होता था? कुटुंब होता था। परिवार, कुल या कुटुंब का मुखिया प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। परिवार, कुल या कुटुंब का मुखिया प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। अनेक परिवारों के संगठन से ग्राम का निर्माण होता था। अनेक परिवारों के संगठन से ग्राम का निर्माण होता था, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। अनेक परिवारों के संगठन से ग्राम का निर्माण होता था, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विष का निर्माण होता था। अनेक ग्रामों को यानी कि बहुत सारे गांव को मिलाकर एक विष का निर्माण होता था, जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। जिसका प्रधान क्या कहलाता था? विषपति। अनेक विषों का समूह जन या कबीला होता था, जिसका प्रधान राजा या गोप होता था। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला होता था, जिसका प्रधान राजा या गोप होता था। वैदिक काल के उत्तरार्ध में जनपद, राज्य, राष्ट्र की अवधारणा स्थापित हुई। वैदिक काल के उत्तरार्ध में जनपद, राज्य, राष्ट्र की अवधारणा स्थापित हुई। ऋग वैदिक काल में शासन का प्रमुख राजन, गोप, गोपति, जनराजन, विषपति होता था। ऋग वैदिक काल में शासन का प्रमुख राजन, गोप, गोपति, जनराजन, विषपति होता था। ऋग वैदिक काल में शासन का प्रमुख राजन, राजा, प्रजा का नेतृत्व करता था। ऋग वैदिक काल में शासन का प्रमुख कौन था? राजन या राजा, जो प्रजा का नेतृत्व करता था, प्रजा की सुरक्षा करता था। उसके बदले में प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करती थी। ऋग वैदिक काल में
ऋग्वैदिक काल में राजा भगवान या अवतार नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा भगवान या अवतार नहीं होता था, केवल एक योग्य व्यक्ति माना जाता था। उसे स्वच्छाचरिता का कोई अधिकार नहीं था। राजा की शक्तियाँ सभा, उच्च सदन एवं जनसभा, जिसे समिति कहते थे, लोगों की इच्छा के अनुसार होती थी। राजा की शक्तियाँ सभा, उच्च सदन एवं जनसभा, जिसे समिति कहते थे, लोगों की इच्छा के अनुसार होती थी। राजन का पद कई स्थिति में वंशानुगत ही होता था। राजन का पद कई स्थिति में कैसा होता था? वंशानुगत होता था, यानी कि वंश बाई वंश चलता था। राजा की प्रशासनिक सहयोगिता के लिए पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण होते थे। राजा की प्रशासनिक सहयोगिता के लिए पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण होते थे। ऋग्वैदिक कालीन राजा की कोई सेना या आमदनी का स्रोत नहीं होता था। ऋग्वैदिक कालीन राजा की कोई सेना या आमदनी का स्रोत नहीं होता था। ऋग्वैदिक कालीन राजा की कोई सेना या आमदनी का स्रोत नहीं होता था। वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाएं कार्यरत थी। वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक यानी कि लोगों की संस्थाएं कार्यरत थी, जिसमें तत्कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं में प्रमुख सभा, समिति, विद्वत, गण थे। तत्कालीन जनतांत्रिक संस्थाओं में प्रमुख निम्न थी, जिसमें सभा, समिति, विद्वत और गण थे। सभा संपूर्ण प्रजा की जनसभा थी। सभा जो थी प्रजा की सभा जो थी संपूर्ण प्रजा की, जितने भी प्रजा थे उनकी जनसभा थी। यह होमरकालीन गुरुजन प्रणाली से मिलती जुलती थी। जो सभा थी, सभा का जो सिस्टम था, होमरकालीन गुरुजन प्रणाली से मिलती जुलती थी। सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी, और ये जो सभा था इस समय का, स्त्री भी भाग लेती थी। सभा का प्रमुख कार्य न्याय करना था। सभा का प्रमुख कार्य क्या था? प्रजा के लिए न्याय करना। समिति राजा का निर्वाचन करती थी। समिति का काम क्या था? राजा का निर्वाचन करना। धार्मिक एवं सैनिकों से संबंधित मामलों के लिए विद्वत होता था। धार्मिक एवं सैनिक से संबंधित मामलों के लिए विद्वत होता था। सभा, समिति, गण एवं विद्वत के साथ राजा का स्नेहिल संबंध यानी कि स्नेह के साथ संबंध होना अत्यावश्यक था। सभा, समिति एवं गण एवं विद्वत के लिए राजा का स्नेहशील संबंध होना अत्यावश्यक था। युद्ध काल में राजा द्वारा गठित सेना का संचालन भर्त एवं गण करते थे। युद्ध काल में राजा द्वारा गठित सेना का संचालन कौन करते थे? भर्त एवं गण करते थे। युद्ध में नेतृत्व करने वाला अधिकारी ब्रजपति कहलाता था। युद्ध में नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन कहलाता था? ब्रजपति। ब्रजपति ही ग्रामीण का नेतृत्व भी करता था। ग्रामीण का कौन नेतृत्व करता था? आपका ब्रजपति ही करता था। ऋग्वैदिक काल की न्यायिक व्यवस्था अद्वितीय थी। राजा ही न्याय किया करता था। ऋग्वैदिक काल की न्यायिक व्यवस्था अद्वितीय थी। राजा ही न्याय किया करता था। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे जैसे मैं अपलोड करूं। इससे रिलेटेड वीडियो आपको आइकन में दिखाई देगा। थैंक यू।